राजा राममोहन रॉय 1772 से 1833, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, उनका सबसे पहला और बड़ा जोर था एकेश्वरवाद पर, यानी एक ईश्वर की अवधारणा। अच्छा। उन्होंने 1809 में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स लिखी और फिर वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। उनका मकसद ये दिखाना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं। और उन्होंने संगठन भी बनाए थे ना, आत्मीय सभा। हाँ, 1814 में आत्मीय सभा और फिर अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो ब्रह्म समाज का मुख्य फोकस क्या था? देखिए, मुख्य फोकस था मूर्ति पूजा का विरोध, जो बेकार के रीति रिवाज थे उनका विरोध, और सबसे अहम तर्क यानी रीजन को महत्व देना। अच्छा, तर्क को महत्व देना। हाँ, मोदी यहाँ तक कहा कि अगर तर्क किसी शास्त्र की बात से मेल ना खाए तो हमें तर्क को चुनना चाहिए। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की भी कड़ी आलोचना की। वाकई ये तो बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। और सती प्रथा वाला मुद्दा? वो उनका सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक काम माना जाता है। 1818 से ही वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे, लगातार लिखते रहे, बोलते रहे, और आखिरकार उनके प्रयासों से 1829 में सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। कमाल है। और महिलाओं के दूसरे अधिकारों के लिए भी उन्होंने बात की? जी हाँ, बहुविवाह का विरोध किया और ये मांग भी उठाई कि महिलाओं को विरासत और संपत्ति में हक मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा? शिक्षा में भी वो काफी सक्रिय थे। डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना में मदद की। फिर 1825 में अपना वेदांत कॉलेज खोला। वेदांत कॉलेज, इसमें क्या खास था? इसमें भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। वो चाहते थे कि भारतीय युवा अपनी जड़ों को भी समझें और आधुनिक दुनिया के ज्ञान से भी जुड़ें। जाहिर है विरोध भी हुआ होगा। बिल्कुल। राजा राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी लोगों ने उनके विचारों का विरोध करने के लिए धर्म सभा नाम का संगठन बनाया। सुधार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रॉय के बाद ब्रह्मो समाज को किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने 1842 के आसपास समाज की बागडोर संभाली। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा, जो 1839 में बनी थी, को भी ब्रह्म समाज से जोड़ा। उनका जोर भारत के अतीत को तर्क की कसौटी पर परखने और राममोहन के विचारों को फैलाने पर था। और उन्होंने ईसाई मिशनरियों का भी विरोध किया। जी, उस समय ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म की काफी आलोचना कर रहे थे और धर्मांतरण भी करा रहे थे। देवेंद्रनाथ ने इसका पुरजोर विरोध किया। फिर केशव चंद्र सेन आए। वो तो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। हाँ, केशव चंद्र सेन 1858 में जुड़े और जल्द ही आचार्य बन गए। वो बहुत ऊर्जावान थे और उनके नेतृत्व में आंदोलन बंगाल के बाहर भी फैला, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास तक। लेकिन मैंने सुना है कि समाज में कुछ मतभेद भी हुए, विभाजन हुआ। हाँ, बिल्कुल। केशव चंद्र सेन के विचार कुछ ज्यादा ही रैडिकल माने जाने लगे, खासकर सामाजिक मामलों में। देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बीच मतभेद बढ़े और 1865 में केशव को आचार्य पद से हटा दिया गया। तो फिर क्या हुआ? केशव और उनके अनुयायियों ने 1866 में अपना अलग संगठन बनाया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। जो पुराना समाज था देवेंद्रनाथ वाला, वो आदि ब्रह्म समाज कहलाने लगा। और ये विभाजन यही नहीं रुका? नहीं, बाद में 1878 के आसपास केशव चंद्र सेन के अपने अनुयायियों में भी फूट पड़ गई। वजह थी केशव की बेटी का कम उम्र में कूच बिहार के महाराजा से विवाह, जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो उनके कुछ अनुयायियों ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। तो एक ही आंदोलन में इतने सारे मोड़। लेकिन कुल मिलाकर ब्रह्मो समाज का महत्व क्या रहा? महत्व बहुत गहरा था। इसने पहली बार संगठित रूप से महिलाओं के मुद्दों को उठाया, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। और जाति व्यवस्था पर, जातिवाद और छुआछूत पर भी हमला किया। हालांकि जमीनी स्तर पर इसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और हाँ, एक और बात, इसने विदेश यात्रा को लेकर जो हिंदू समाज में पूर्वाग्रह थे, उनकी भी निंदा की। ठीक है। अब बंगाल में ही एक और आंदोलन था, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये थोड़े अलग किस्म के थे, है ना? हाँ, बहुत अलग। डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुत कम उम्र के थे और उनके विचार बहुत ही रैडिकल, मतलब एकदम उग्र और प्रगतिशील थे। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रेरित थे। तो उनके अनुयायी क्या करते थे? उनके छात्र, जिन्हें डेरोजियंस कहा जाता था, वो हर तरह की पुरानी परंपरा, रीति रिवाज और सत्ता पर सवाल उठाते थे। वो तर्क और स्वतंत्रता के बड़े हिमायती थे।
लेकिन ये आंदोलन ज्यादा चला नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, इसकी सफलता सीमित रही। एक तो डेरोजियो की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, दूसरा उनके विचार उस समय के समाज के लिए शायद कुछ ज्यादा ही आगे थे। आम जनता से उनका जुड़ाव नहीं बन पाया। उनका रेडिकलिज्म थोड़ा खिताबी किस्म का था। फिर भी उनका कुछ तो योगदान रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने राम मोहन रॉय की परंपरा को आगे बढ़ाया, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस छेड़ना, सवाल पूछना, जैसे सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भर्ती, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना, प्रेस की आज़ादी, इन सब मुद्दों पर उन्होंने आवाज़ उठाई। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने उन्हें सही कहा था, बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। और फिर एक और बड़ा नाम है बंगाल से ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत बड़े मानवतावादी और सुधारक भी थे। वो भारतीय और पश्चिमी विचारों का एक बेहतरीन मिश्रण थे। उनका सबसे बड़ा काम तो शायद विधवा पुनर्विवाह के लिए माना जाता है। निश्चित रूप से उन्होंने शास्त्रों से ही प्रमाण देकर यह साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्र सम्मत है, और उनके अथक प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ भी काम किया। हाँ, उसके खिलाफ भी जोरदार संघर्ष किया। और महिला शिक्षा, उसके लिए तो उन्होंने कमाल का काम किया। क्या किया उन्होंने? कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना में मदद की, जिनमें से कई का खर्च वो खुद उठाते थे। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। सही मायने में कर्मयोगी थे। कमाल है। तो ये तो बंगाल के कुछ प्रमुख सुधारक और आंदोलन हुए। अब जरा पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? प्रार्थना समाज का जिक्र आता है। हाँ, महाराष्ट्र में भी सुधार की लहर चल रही थी। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसमें केशव चंद्र सेन की यात्रा से भी प्रेरणा मिली थी। क्या इससे पहले भी कोई संगठन था? हाँ, इससे पहले परमहंस सभा या परमहंस मंडली नाम का एक गुप्त संगठन काम कर रहा था महाराष्ट्र में। 1849 के आसपास दादोभा पांडुरंग जैसे लोग इसमें शामिल थे। वो भी जाति-पाति तोड़ने और एकेश्वरवाद पर जोर देते थे। प्रार्थना समाज एक तरह से उसी का विकसित और खुला रूप था। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे? सबसे बड़ा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, जो 1870 में इससे जुड़े। उनके अलावा आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर जैसे लोग भी थे। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में क्या फर्क था? प्रार्थना समाज पर महाराष्ट्र की अपनी भक्ति परंपरा का गहरा असर था, जैसे तुकाराम, नामदेव। उनका जोर भी एकेश्वरवाद, जाति प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, शादी की उम्र बढ़ाने पर था। लेकिन उनका रवैया ब्रह्म समाज, खासकर केशव चंद्र सेन वाले धड़े की तुलना में थोड़ा कम रैडिकल था। वो हिंदू धर्म की परंपरा के भीतर रहकर ही सुधार करना चाहते थे। अच्छा, महाराष्ट्र में और कौन से सुधारक हुए? बाल शास्त्री जांभेकर का नाम आता है। जी, बाल शास्त्री जांभेकर को महाराष्ट्र में पत्रकारिता के जरिए समाज सुधार का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 1832 में दर्पण नाम का अखबार निकाला, जो मराठी और अंग्रेजी दोनों में छपता था। मराठी पत्रकारिता के जनक कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर सवाल उठाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। दिग्दर्शन नाम की पत्रिका भी निकाली, जिसमें विज्ञान और इतिहास पर लेख होते थे। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी जैसी संस्थाएं भी बनाई। और ज्योतिबा फूले, उनका काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ज्यादा। ज्योतिबा फुले 1827-1990 महाराष्ट्र के एक माली समुदाय से थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, खासकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी। हाँ, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वाला समाज बनाया। इसकी खास बात यह थी कि इसका नेतृत्व मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों के हाथ में था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सामाजिक सेवा करना और खासतौर पर महिलाओं और निचली जातियों के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, दलितों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लिखा भी काफी कुछ है। जी, उनकी किताबें गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीकों को चुनौती दी, जैसे राम के बजाय राजा बलि को अपना प्रतीक बनाया। उनके सामाजिक कामों के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। महाराष्ट्र में और भी तर्कवादी सुधारक हुए। हाँ, जैसे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। वो जज थे और प्रभाकर नाम के साप्ताहिक में लोकहितवादी उपनाम से लिखते थे। उनके विचार कैसे थे? वो बहुत ही तर्कवादी थे, धार्मिक पाखंड और रूढ़िवादिता पर कड़ा प्रहार करते थे। उनका एक मशहूर कथन है कि अगर धर्म समाज सुधार की इजाजत नहीं देता है तो धर्म बदल दो। उन्होंने हितेशु नाम का साप्ताहिक भी शुरू किया था। और गोपाल गणेश आगरकर,
आगरकर भी एक बड़े शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। वो तिलक के साथ केसरी अखबार के शुरुआती संपादक थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण अलग हो गए। क्या मतभेद थे? आगरकर सामाजिक सुधारों को राजनीतिक आजादी से ज्यादा अहमियत देते थे। उन्होंने अपना अखबार सुधारक निकाला, जिसमें उन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त लिखा। वो परंपरा पर आंख मूंद कर भरोसा करने और अतीत के झूठे महिमा मंडन के भी सख्त खिलाफ थे। अच्छा। अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पर। उनकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जिक्र भी जरूरी है। जी। गोखले ने 1905 में एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये एक अनोखा प्रयास था। क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था ऐसे राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना जो अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में समर्पित कर दें। उन्हें देश की समस्याओं का अध्ययन करना और फिर संवैधानिक तरीकों से लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना था। एक तरह से निस्वार्थ पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना। ये तो बहुत दूर की सोच थी। हाँ, सोसाइटी ने हितवाद नाम का अखबार भी निकाला। गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। इसी तरह एनएम जोशी ने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग बनाई, जिसका मकसद मजदूरों और आम लोगों के लिए बेहतर जीवन और काम करने की स्थितियां बनाना था। जोशी ने आगे चलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस IATUC की स्थापना में भी भूमिका निभाई। वाह! तो मतलब सुधार की कोशिशें अलग-अलग रूपों में अलग-अलग वर्गों के लिए हो रही थीं। अब जरा अखिल भारतीय स्तर के या दूसरे समुदायों के आंदोलनों पर नजर डालें। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद, ये तो शायद सबसे ज्यादा जाने पहचाने नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस 1836 to 1886 कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। वो एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्हें सभी धर्मों में सच्चाई दिखती थी। और स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, 1863 to 1902 उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु के सरल और गहरे आध्यात्मिक संदेशों को दुनिया भर में फैलाया। विवेकानंद की खासियत ये थी कि उन्होंने आध्यात्मिकता, जिसे वो परमार्थ कहते थे, को रोजमर्रा की जिंदगी व्यवहार से जोड़ा। उनका वो शिकागो वाला भाषण। हाँ, 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में उनका भाषण ऐतिहासिक था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन की उदारता और गहराई से परिचित कराया। उनकी बातों ने वहां लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी, 1897 में रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार करना और साथ ही साथ व्यवहारिक वेदांत के सिद्धांत पर काम करना, यानी नर सेवा नारायण सेवा, मानव कल्याण के काम करना, जैसे अस्पताल चलाना, स्कूल खोलना, आपदाओं में राहत कार्य करना। ये मिशन आज भी इन कामों में लगा हुआ है। विवेकानंद ने भारत के युवाओं को आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति पर गर्व करने का संदेश दिया। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज थे। उनका नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूलशंकर, 1824-1883 ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बाद में लाहौर बना। उनका दृष्टिकोण ज्यादा पुनरुत्थानवादी था। पुनरुत्थानवादी मतलब वो हिंदू धर्म में बाद में आई विकृतियों को हटाकर उसे उसके मूल शुद्ध वैदिक रूप में वापस ले जाना चाहते थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। वो वेदों को ही ईश्वर का एकमात्र सच्चा ज्ञान मानते थे। तो वो किन चीजों के खिलाफ थे? वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, श्राद्ध जैसे कर्मकांड, बाल विवाह, जाति पाति, छुआछूत, इन सब के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि ये सब वेदों में नहीं है, बाद में जोड़े गए हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब है सत्यार्थ प्रकाश। और शिक्षा पे उनका क्या विचार था? शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। आर्य समाज ने पश्चिमी और उत्तरी भारत में शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यहां भी दो तरह के विचार सामने आए। अच्छा, वो क्या थे? एक धड़ा जिसमें लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, वो पश्चिमी शिक्षा को भी अपनाने के पक्ष में था। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क खड़ा किया। और दूसरा धड़ा, जिसके नेता स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग थे, वो पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर ज्यादा जोर देता था। इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो आर्य समाज के भीतर भी शिक्षा के माध्यम और पाठ्यक्रम को लेकर बहस थी। आर्य समाज का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? सामाजिक प्रभाव काफी रहा। इसने हिंदू समाज में आत्मविश्वास जगाया, शुद्धि आंदोलन चलाया,
जिसके तहत दूसरे धर्म अपना चुके हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया गया। गोरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इसने पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी आंदोलन को भी प्रभावित किया। ठीक है, अब कुछ और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण आंदोलनों का जिक्र कर लेते हैं, जैसे सेवा सदन। हाँ, सेवा सदन की स्थापना 1905 में एक पारसी सुधारक बहरामजी एम मालाबारी ने दीवान दयाराम गिडुमल के साथ मिलकर की थी। मालाबारी ने खासकर बाल विवाह के खिलाफ और विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किया। उनके प्रयासों से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसने लड़कियों के लिए सहमति की आयु बढ़ाई। सेवा सदन शोषित और त्यागी हुई महिलाओं की देखभाल और शिक्षा का काम करता था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज से ही निकले थे, लेकिन बाद में इन्होंने गुरु की सर्वोच्चता और अपनी शिक्षाओं देवशास्त्र पर ज्यादा जोर दिया। इन्होंने भी बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। इन सुधारों की प्रतिक्रिया में कुछ रूढ़िवादी संगठन भी बने होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था, राजा राममोहन रॉय के विरोध में राजा राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा बनाई थी, जो हिंदू रूढ़िवादिता और यथास्थिति बनाए रखना चाहती थी। बाद में 1902 में कई सनातनी संगठनों ने मिलकर भारत धर्म महामंडल बनाया, जिसका मुख्यालय वाराणसी में था। इसका उद्देश्य हिंदू संस्थानों का प्रबंधन करना और सनातनी शिक्षा को बढ़ावा देना था। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेता इससे जुड़े थे। एक राधास्वामी आंदोलन का भी नाम आता है। जी, राधास्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में शिवदयाल साहेब, जिन्हें तुलसीराम भी कहा जाता था, ने की थी। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो एक सर्वोच्च सत्ता, गुरु की प्रधानता, सत्संग, धार्मिक सभा और सरल सामाजिक जीवन पर जोर देता है। इसके अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं। चलिए अब दक्षिण भारत की तरफ फिर से रुख करते हैं। केरल में श्री नारायण गुरु के SNDP आंदोलन की बात हमने की थी। वहाँ जाति विरोधी आंदोलन और भी हुए। हाँ, दक्षिण भारत में जाति विरोधी आंदोलन काफी मजबूत रहे। केरल में एशवा समुदाय के अलावा जैसे मैसूर में वो कालिगा समुदाय ने अपना वो कालिगा संघ 1905 बनाया। और मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण आंदोलन बहुत मुखर था। इसे जस्टिस मूवमेंट के नाम से जाना गया। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी जैसे नेताओं ने जस्टिस पार्टी बनाई। उनका मुख्य मुद्दा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व था। इसी से जुड़ा हुआ आत्मसम्मान आंदोलन भी था। हाँ, जस्टिस मूवमेंट से ही प्रेरणा लेकर, लेकिन उससे भी ज्यादा रेडिकल, EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने 1920 के दशक के मध्य में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। ये सिर्फ ब्राह्मणवाद का ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म, उसके ग्रंथों और देवी देवताओं का भी कटु आलोचक था। ये पूरी तरह से नास्तिकता और तर्कवाद पर आधारित था। मंदिर प्रवेश आंदोलन भी इसी पृष्ठभूमि में देखने चाहिए। जी हाँ, जातिगत भेदभाव का एक बड़ा प्रतीक था मंदिरों में दलितों और निचली जातियों का प्रवेश वर्जित होना। इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए। केरल में 1924-25 का वाइकोम सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जो मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों के इस्तेमाल के अधिकार के लिए लड़ा गया था। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। और क्या ये सफल रहे? हाँ, धीरे धीरे सफलता मिली। 1931 में केरल में गुरुवायूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह हुआ। फिर 1936 में त्रावणकोर रियासत ने एक ऐतिहासिक घोषणा करके अपने सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए। इसी तरह 1938 में मद्रास में C राजगोपालाचारी की सरकार ने कानून बनाकर मंदिर प्रवेश का अधिकार दिया। अच्छा, एक इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र मिलता है। ये क्या था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में मद्रास में की थी। ये दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही अपना वार्षिक अधिवेशन करती थी। इसका फोकस पूरी तरह से सामाजिक सुधारों पर था। क्या मुद्दे उठाते थे ये अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते थे, बहुविवाह और कुलीन विवाह, यानी ऊंची जाति के बूढ़े व्यक्ति का कम उम्र की लड़की से विवाह का विरोध करते थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा आंदोलन भी चलाया, जिसमें लोग बच्चों की कम उम्र में शादी न करने की कसम खाते थे। ठीक है, ये तो ज्यादातर हिंदू समाज के भीतर के सुधार आंदोलन हुए। क्या दूसरे समुदायों जैसे मुस्लिम, पारसी, सिख, इनमें भी ऐसी हलचल थी? हाँ, बिल्कुल थी। मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वहां भी दो तरह की मुख्य धाराएं दिखती हैं, एक पुनरुत्थानवादी और दूसरी सुधारवादी। पुनरुत्थानवादी कौन से? जैसे शाह वलीउल्लाह 18वीं सदी के विचारों से प्रेरित आंदोलन,
जिन्हें कभी-कभी वहाबी आंदोलन भी कह दिया जाता है। हालांकि ये अरब के वहाबी आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था। इनका जोर इस्लाम की मूल शिक्षाओं की ओर लौटने और पश्चिमी प्रभावों का विरोध करने पर था। इसी तरह बंगाल में टीटू मीर का आंदोलन और फराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू भी इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर जोर देते थे और स्थानीय जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ भी थे। और सुधारवादी धारा? सुधारवादी धारा में सबसे बड़ा नाम सर सैयद अहमद खां 1817-1898 और उनके अलीगढ़ आंदोलन का है। सर सैयद का मानना था कि भारतीय मुसलमानों की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को अपनाएं और अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करें। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी? जी, 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उनका उद्देश्य था मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना ताकि वो सरकारी नौकरियों और दूसरे पेशों में आगे बढ़ सकें। उन्होंने सामाजिक सुधारों की भी बात की। हाँ, उन्होंने अपनी पत्रिका तहजीबुल अखलाक के जरिए पर्दा प्रथा, बहुविवाह, तलाक के आसान तरीके जैसी कुरीतियों की आलोचना की और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। वो चाहते थे कि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखते हुए आधुनिक बने। लेकिन क्या सभी मुसलमान उनके विचारों से सहमत थे? देवबंद स्कूल का क्या रोल था? नहीं, सभी सहमत नहीं थे। रूढ़िवादी उलेमाओं का एक बड़ा वर्ग सर सैयद के पश्चिमीकरण और अंग्रेजों से सहयोग की नीति का विरोधी था। उन्होंने 1866 में देवबंद, सहारनपुर जिला में दारुल उलूम की स्थापना की। देवबंद का क्या मकसद था? देवबंद स्कूल का मकसद था पारंपरिक इस्लामी शिक्षा देना, मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना और इस्लाम की शुद्धता और पहचान को पश्चिमी प्रभाव से बचाना। देवबंद आंदोलन राष्ट्रवादी था और बाद में उसने कांग्रेस का समर्थन भी किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत में कांग्रेस से दूर रहा। तो मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग सोच थी। अहमदिया आंदोलन भी इसी दौर का है? हाँ, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। ये एक उदारवादी आंदोलन था जिसने जिहाद की रूढ़िवादी व्याख्या का विरोध किया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मसीहा और पैगंबर होने का दावा किया, जिस कारण मुख्यधारा के मुसलमान इसे इस्लाम से अलग मानते हैं। पारसी समुदाय में क्या सुधार हुए? पारसी समुदाय, जो वैसे भी काफी प्रगतिशील माना जाता था, उसमें भी 1851 में रहनुमाई मजदा एहसान सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन बनी। इसका नेतृत्व नौरोजी फुरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एसएस बंगाली जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे पारसियों ने किया। इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था पारसी समाज में प्रचलित कुछ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और विवाह से जुड़ी रस्मों को सरल बनाना। साथ ही पारसी धर्म को उसके मूल प्राचीन स्वरूप में बहाल करना। इन्होंने रास्त गुफ्तार, सच बोलने वाला नाम का अखबार भी निकाला। और सिख समुदाय में? सिंह सभा आंदोलन जी। से सिख समुदाय में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक, सिखों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलनों जैसे आर्य समाज की गतिविधियों का मुकाबला करना, जो सिखों को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। खालसा कॉलेज की स्थापना इसी से जुड़ी है? हाँ, सिंह सभाओं ने कई खालसा स्कूल और अमृतसर में खालसा कॉलेज की नींव रखी। इन्होंने सिख धर्म की विशिष्ट पहचान पर जोर दिया। अकाली आंदोलन क्या था? अकाली आंदोलन, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहते हैं, वो सिंह सभा आंदोलन का ही एक हिस्सा था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादा तेज हुआ। इसका मकसद था सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के कब्जे से आजाद कराना। ये महंत गुरुद्वारों की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और कई अवांछित गतिविधियां वहां होने लगी थी। ये सफल रहा? हाँ, ये एक लंबा और शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ संघर्ष था, जिसमें कई सिखों ने कुर्बानियां दी। आखिरकार 1925 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ, जिसके तहत गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की चुनी हुई संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को सौंप दिया गया। ये आज भी गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। अंत में थियोसॉफिकल आंदोलन की भी बात कर लेते हैं। इसकी भारत में क्या भूमिका रही? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला मैडम HP ब्लवात्स्की और एक अमेरिकी कर्नल MS ओलकॉट ने की थी। लेकिन ये लोग भारतीय दर्शन और धर्मों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपना मुख्यालय भारत में बनाया। हाँ, 1882 में वो भारत आए और मद्रास के पास अड्यार में अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया।
थियोसॉफी का मानना था कि ध्यान और अंतर्ज्ञान के जरिए व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सकता है। ये पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। भारत में इसे किसने लोकप्रिय बनाया? भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से एनी बेसेंट को जाता है, जो 1893 में भारत आई और 1907 में ओलकॉट की मृत्यु के बाद सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट भारतीय संस्कृति और धर्म की बड़ी प्रशंसक थीं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। जी हाँ, उन्होंने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो हिंदू दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों की शिक्षा देता था। यही कॉलेज बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का केंद्र बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पढ़े लिखे भारतीयों के बीच प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन को श्रेष्ठ बताकर उनमें आत्मसम्मान और गर्व की भावना जगाने में मदद की। तो ये थे ढेरों आंदोलन, अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके। अगर हम इन सबका एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं, इन सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? क्या सब कुछ सकारात्मक ही था या कुछ कमियां भी रह गईं? असर तो बहुत गहरा और बहुआयामी था। अगर सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इन आंदोलनों ने पहली बार सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर संगठित रूप से प्रहार किया। तर्क, विवेक, मानवतावाद जैसे आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। हाँ, व्यक्ति को पुरानी रूढ़ियों और भय से मुक्त करने की कोशिश की। धर्म को ज्यादा व्यक्तिगत और सरल बनाने का प्रयास किया गया, जैसे कर्म कांडों को कम करना, स्थानीय भाषाओं में धर्म ग्रंथों का अनुवाद करना, और सबसे बड़ी बात, शायद समाज के वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाना। बिल्कुल, महिलाओं और निचली जातियों की स्थिति सुधारने की बात करना, उनके अधिकारों की मांग करना, ये इन आंदोलनों की बहुत बड़ी देन है। इन्होंने एक तरह से उस अपमान की भावना को कम किया जो औपनिवेशिक शासन और पश्चिमी आलोचना के कारण भारतीयों में आ गई थी। एक आधुनिक, लौकिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बल मिला। लेकिन कुछ सीमाएं या नकारात्मक पहलू भी जरूर रहे होंगे। हाँ, जाहिर है। एक बड़ी सीमा ये थी कि ज्यादातर आंदोलन शहरी क्षेत्रों और पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही सीमित रहे। आम जनता, खासकर किसान और मजदूर वर्ग, इनसे काफी हद तक अछूता रहा। उनकी समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और अतीत पर अत्यधिक जोर देने का भी कुछ असर हुआ। हाँ, कई बार अतीत की महानता का गुणगान करते करते और हर चीज को शास्त्रों से सही ठहराने की कोशिश में एक तरह का अतार्किक गौरव और यहाँ तक कि रहस्यवाद भी पनपा। वैज्ञानिक सोच को उतना बढ़ावा नहीं मिला जितना मिल सकता था। संस्कृति के दूसरे पहलू शायद नजरअंदाज हो गए। ये भी एक बात कही जाती है। ज्यादातर फोकस धर्म और समाज सुधार पर रहा। कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, तकनीक, इन क्षेत्रों पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। सुधार का दायरा कुछ हद तक सीमित रह गया। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का समाज एक तरह से ठहरा हुआ सा था। ठहरा हुआ? किस मायने में? मतलब यूरोप में तो देखिए विज्ञान, तर्क, नए नए आइडियाज आ रहे थे, एनलाइटनमेंट हो रहा था। पर यहाँ भारत में कई पुरानी रीतियां, मान्यताएं वो बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। अच्छा। और फिर उसी वक्त ब्रिटिश राज आया, पश्चिमी कल्चर का असर पड़ना शुरू हुआ, तो इसने एक नई, कह सकते हैं, हलचल सी पैदा कर दी। हाँ, मतलब एक तरफ ये बाहरी चुनौती थी ब्रिटिश राज और पश्चिमी सोच की, और दूसरी तरफ समाज के अंदर भी कई ऐसी बातें थीं जिन पर सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल। जैसे नोट्स में लिखा है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सब काफी बढ़ गया था। ऐसा लगता है जैसे धर्म का जो असल मकसद है वो कहीं पीछे छूट गया था। सही कहा। और अगर हम महिलाओं की हालत की बात करें तो वो तो कई मामलों में बहुत ही, आप कह सकते हैं, खराब थी। कन्या भ्रूण हत्या, खासकर ऊंचे माने जाने वाले तबकों में, बंगालियों और राजपूतों में ये आम बात थी, क्योंकि लड़कियों को एक तरह का बोझ समझा जाता था। ओहो। फिर बाल विवाह, मतलब छोटी उम्र में शादी, और बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादियां, ये प्रथाएं भी थीं। बंगाल में तो कुलीनवाद नाम की एक प्रथा थी, जहां ऊंचे कुल के बूढ़े आदमी पैसे या रुतबे के लिए कई कई छोटी लड़कियों से शादियां कर लेते थे। ये तो बहुत ही भयानक है। और सती प्रथा, वो तो एक भयानक सच्चाई थी ही। राजा राममोहन रॉय ने तो साफ शब्दों में कहा था, ये हर शास्त्र के हिसाब से हत्या है। सुनने में कितना अजीब लगता है आज। और फिर वो जाति व्यवस्था का जाल, ये सिर्फ लोगों को ऊंच नीच में नहीं बांटता था, बल्कि ये तय कर देता था कि कौन क्या काम करेगा, किससे मिलेगा, किससे नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब
एक तरह से इंसान की अपनी पहचान, उसकी तरक्की के सारे रास्ते जैसे बंद थे। सही बात है। इसी माहौल में जब पश्चिमी शिक्षा आई, नए विचार आए, तो एक कह सकते हैं टकराव हुआ, एक मंथन शुरू हुआ। अच्छा। कुछ लोगों को लगा कि भाई पश्चिमी संस्कृति ही बेहतर है, तो कुछ को लगा कि नहीं, हमें अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए, अपनी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। ये एक तरह की अपनी पहचान की तलाश भी थी, कह सकते हैं। तो ये दिलचस्प है कि बदलाव की जरूरत तो महसूस हो रही थी, पर उसका रास्ता क्या हो, इस पर शायद एक राय नहीं थी। हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे भारतीयों का एक नया वर्ग उभर रहा था। वेस्टर्न एजुकेशन, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी, राष्ट्रवाद की भावना, इन सब ने मिलकर एक नई सोच पैदा की। बिल्कुल। और ये जो सुधार आंदोलन थे ना, इनकी कमान मुख्य रूप से इसी नए उभरे मध्य वर्ग के हाथ में थी। अच्छा, ये कौन लोग थे? ये ज्यादातर वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकार या फिर सरकारी मुलाजिम थे, शहरों से जुड़े हुए, पर कुछ हद तक जमीन से भी इनका नाता था। इनका वास्ता पड़ा पश्चिमी विचारों से, और इन्होंने समाज की कमियों को देखा और उन्हें दूर करने का बीड़ा उठाया। और खास बात ये कि उन्होंने सिर्फ भावनाओं से काम नहीं लिया, तर्क, बुद्धि, इस पर बहुत जोर दिया। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका मानना था कि किसी भी बात को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखो। रैशनैलिटी। अक्षय कुमार दत्त ने पढ़ाई कि तर्क ही हमारा एकमात्र गुरु है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद, जो अध्यात्म पर इतना जोर देते थे, उन्होंने भी कहा कि धर्म को भी साइंस की तरह अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ये अपने आप में बड़ी बात थी उस समय के लिए। हाँ, ये एक बौद्धिक आत्मविश्वास दिखाता है ना? इन आंदोलनों के आप देखें तो दो मुख्य पहलू थे। एक तरफ वो एक नई सोच, एक नया कल्चरल सिस्टम बनाना चाह रहे थे जो आधुनिक मूल्यों पर आधारित हो। दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी परंपराओं और संस्थाओं को सुधार कर उन्हें फिर से प्रासंगिक बनाना चाहते थे। मतलब दोनों चीजें साथ चल रही थी। हाँ, काफी हद तक। इसमें देखिए, अपनी भाषाओं को बढ़ावा देना, अपनी तरह की शिक्षा प्रणाली बनाना, भारतीय कला, साहित्य, पहनावा, खान पान, यहाँ तक कि जो पुरानी चिकित्सा पद्धतियां थीं, आयुर्वेद वगैरह, उनको फिर से जीवित करने की कोशिशें शामिल थीं। तो ये समझना जरूरी है कि ये आंदोलन सिर्फ सुधार नहीं थे, ये एक तरह से अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश भी थे। बिल्कुल। यहीं पर वो बात आती है जो मुझे काफी रोचक लगी कि ये आंदोलन मोटे तौर पर दो धाराओं में बटे हुए थे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विभाजन है, इसे समझना जरूरी है। एक धारा थी सुधारवादी, रिफॉर्मिस्ट, हाँ, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या अलीगढ़ आंदोलन। अच्छा। इनका जोर मौजूदा ढांचे में वेस्टर्न आइडियाज और तर्क के आधार पर बदलाव लाने पर था। और दूसरी धारा थी पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट, हाँ, जैसे आर्य समाज या देवबंद आंदोलन। हाँ, ये मानते थे कि समस्या जो है वो पश्चिमी प्रभाव में है, अच्छा, और समाधान अपनी प्राचीन शुद्ध परंपराओं की ओर लौटने में है। हाँ, हालांकि वे भी कुछ हद तक सुधार चाहते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहते थे। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि आधुनिक कैसे बने, पश्चिम से सीखकर या अपनी जड़ों की तरफ लौटकर, इस पर गहरा मतभेद था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत के लिए ये बदलाव कितना जटिल रहा होगा। बिल्कुल। और इन दोनों धाराओं का आप देखें, साझा लक्ष्य समाज की बुराइयों को दूर करना था, खासकर वो जो इंसानियत के खिलाफ थी, जैसे गैर बराबरी, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार। इसीलिए अक्सर साथ साथ चले, क्योंकि ज्यादातर सामाजिक बुराइयों को धर्म के नाम पर ही सही ठहराया जाता था। हाँ, जैसे छुआछूत या औरतों के साथ भेदभाव। बिल्कुल, धर्म से ही वैधता मिलती थी इनको। और इस काम में कई लोग और संगठनों ने बहुत मेहनत की। सोशल कॉन्फ्रेंस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन थे। ईसाई मिशनरियों ने भी, नोट्स बताते हैं, शिक्षा और सुधार में भूमिका निभाई। हाँ, उनका भी योगदान रहा। और फिर ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, बीएम मालाबारी, डीके कर्वे, श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर और हाँ, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सही कहा, इन सब ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इनमें महिलाओं की स्थिति सुधारने पर खास ध्यान दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि माना जाता था कि अगर घर का माहौल बदलेगा, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, तो समाज अपने आप सुधरेगा। बच्चों की पहली परवरिश तो वहीं होती है। सही बात है, घर समाज की पहली इकाई है और इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए, कानून भी बने। सती प्रथा को खत्म करना,
ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, वो तो है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने लगातार आवाज उठाई, कैंपेन किया और फिर 1829 में सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव से कानूनी बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी कानून आए, जन्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। ये शायद छोटे कदम लगे, पर ये मानसिकता बदलने की दिशा में जरूरी थे, है ना? हाँ, हर कदम मायने रखता था। फिर विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा, इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे अहम है। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। उनके प्रयासों से 1856 में कानून बना जिसने विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक दिया। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री पंडित थे, पश्चिम भारत में D.K. कर्वे जैसे लोग। कर्वे ने तो न सिर्फ इसका समर्थन किया, बल्कि 1893 में खुद एक विधवा से शादी करके मिसाल कायम की। अच्छा। हाँ, और उन्होंने विधवाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए पूना में संस्थाएं भी खोली। और भी कई लोग थे, वीर सरलिंगम पंतुलू दक्षिण में, नर्मद गुजरात में, जस्टिस रानाडे, सबने इस रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी। और बाल विवाह, उसको रोकने के लिए क्या हुआ? उसके लिए भी कोशिशें हुईं। 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट आया। फिर पारसी सुधारक थे B.M. मालाबारी। उनके प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना। इसमें लड़कियों की शादी के लिए सहमति की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल की गई। सिर्फ 12 साल? आज के हिसाब से तो ये भी बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल कम है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये भी एक कदम था। बाद में शारदा एक्ट आया 1930 में, जिसने लड़कियों के लिए उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 की। और आज़ादी के बाद 1978 में इसे और बढ़ाया गया, लड़की 18, लड़का 21। तो ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है। कानून धीरे धीरे बनते हैं, बदलते हैं। सही कहा। और महिलाओं की शिक्षा, उस पर भी दौर था। हाँ, काफी जोर था। शुरुआत में ईसाई मिशनरियों ने स्कूल खोले, जैसे कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में बनी। फिर 1849 में बेथ्यून स्कूल खुला कलकत्ता में, जो भारतीयों के प्रयासों से था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 गर्ल्स स्कूल खिलवाए। 35? ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत बड़ा। फिर 1854 का वुड्स डिस्पैच आया, जिसने सरकारी तौर पर महिला शिक्षा को समर्थन दिया। और जैसा मैंने बताया, प्रोफ D.K. कर्वे ने तो 1916 में पुणे में महिलाओं के लिए पूरा विश्वविद्यालय ही स्थापित कर दिया, इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी। वाह! उसी साल दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला, खास तौर पर महिलाओं के लिए। डफरिन अस्पताल भी 1880 के दशक में महिलाओं के इलाज के लिए बने थे। तो धीरे धीरे ही सही, पर महिलाओं के लिए पढ़ने और आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे थे। सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं फिर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े नेता बनी, कांग्रेस अध्यक्ष बनी और आजाद भारत में गवर्नर भी। ये जानना भी प्रभावशाली है कि महिलाओं के अपने संगठन भी बनने लगे थे, जैसे सरला देवी चौधुरानी का भारत स्त्री महामंडल 1910 में, रमाबाई रानाडे की लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में, पंडिता रमाबाई सरस्वती का आर्य महिला समाज। उन्होंने तो शिक्षा आयोग के सामने याचिका भी दी थी। हाँ, पंडिता रमाबाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया 1925 में मेहरीबाई टाटा जैसी महिलाएं इसमें शामिल थीं। और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस AIWC 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने शुरू की। क्या इसका मतलब ये है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी वाकई बढ़ रही थी, या ये प्रयास ज्यादातर शहरी या पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित थे? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। शुरुआती दौर में हाँ, ये आंदोलन ज्यादातर शहरी और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे, लेकिन इन्होंने एक माहौल बनाया, मुद्दे उठाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले। इन्होंने वो बीज बोए जो बाद में बड़े पेड़ बने। और कानून बनने का भी अपना महत्व था। जैसे आपने संगठनों का जिक्र किया, उनके दबाव से भी और समाज की बदलती सोच से भी बाद में कई महत्वपूर्ण कानून बने जी। जैसे 1937 में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। फिर 1954 में हिंदू मैरिज और डिवोर्स एक्ट आया। 1961 में दहेज विरोधी कानून बना। 1976 में समान वेतन का कानून। अच्छा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये कानूनी सुधार अक्सर उन सामाजिक आंदोलनों के बाद आए जो सालों से इन मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। मतलब समाज की मांग और कानून का बनना, ये प्रक्रिया साथ साथ चली। समझ गई। अब सुधारों का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, जाति के आधार पर जो भेदभाव और शोषण था, उसके खिलाफ संघर्ष। समाज का एक बड़ा तबका, जिन्हें अछूत या दलित कहा जाता था, वो इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा शिकार था। हाँ,
जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थीं और ये शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी। इसे कमजोर करने में कई चीजों का योगदान रहा। एक तो ब्रिटिश राज में कुछ हद तक कानून का शासन आया, नए तरह के रोजगार पैदा हुए, उससे पुरानी जातिगत बंदिशें थोड़ी ढीली पड़ी। हालांकि ये अनजाने में हुआ असर था, कोई सोचा समझा प्रयास नहीं था अंग्रेजों का। अच्छा। फिर सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सीधे सीधे छुआछूत और जाति भेद पर हमला बोला। राष्ट्रीय आंदोलन ने भी आज़ादी और बराबरी की बात की, जो अपने आप में जाति व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ थी। महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया और छुआछूत मिटाने पर बहुत जोर दिया। और सबसे अहम बात शायद ये कि खुद निचली कही जाने वाली जातियों के अंदर से भी चेतना और आंदोलन पैदा हुए, है ना? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे शिक्षा और जागरूकता बढ़ी, इन समुदायों ने अपने हकों के लिए आवाज उठानी शुरू की। केरल में श्री नारायण गुरु का नारा था, ओरु जाति ओरु माथम ओरु दैवम मनुष्यानो, मतलब एक धर्म एक जाति, मानव जाति के लिए एक ईश्वर। उनके शिष्य थे साधारण अय्यप्पन। उन्होंने इसे और आगे ले जाकर कहा, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं। ये दिखाता है कि कैसे विचार समय के साथ विकसित होते हैं, बदलते हैं। हाँ, ये तो बहुत रेडिकल बात हो गई। बिल्कुल। और फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका योगदान तो ऐतिहासिक है। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, दलितों को संगठित करने के लिए। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ, ये नारा तो आज भी गूंजता है। और 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर जातिगत नियमों को तोड़ा, वो प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। ये जानना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं थी, बल्कि राजनैतिक हकों के लिए भी थी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने राजनैतिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दलित वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और आखिरकार आजाद भारत के संविधान ने बराबरी और गैर भेदभाव को मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 17 ने तो छुआछूत को पूरी तरह खत्म कर दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक न्याय का संघर्ष भारत की आजादी की लड़ाई का ही एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक बराबरी भी एक बड़ा लक्ष्य था।